गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। इस चैप्टर को हमने मोर देन हाफ कंप्लीट कर लिया बच्चों। थोड़ा सा पोर्शन रहता है, उसको आज देखते हैं और प्रीवियस वाला रिवाइज करते हुए फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है स्टोरी किसकी, चार्ली की। और चार्ली कहाँ रहता है बच्चों? चार्ली रहता है न्यूयॉर्क में। और ये स्टोरी स्टार्ट ही होती है इस क्वेश्चन के साथ कि क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है जो आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो और जिसे जब आप दूसरों को बताते हैं तो लोग आप पे बिलीव नहीं करते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस क्योंकि चार्ली के साथ भी हुआ था, इसलिए चार्ली सबसे पहले ये क्वेश्चन के साथ ही इस चैप्टर को नरेट करता है, स्टोरी को स्टार्ट करता है। तो वो एक्सपीरियंस क्या था? वो एक्सपीरियंस ये था कि एक दिन जब चार्ली ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रहा होता है और वो वापस घर जा रहा था। ठीक है, ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर हिज होम। तो इसलिए वो शॉर्टकट लेता है एक, और घर जल्दी पहुंचने के लिए कहाँ से जाता है बच्चों? बस ना लेकर के वो सबवे में जाता है और वहां से ट्रेन लेने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा फिर पास का फ्यूचर में हमें ले जाया गया है और थोड़ी बातें बताई गई है कि जब ये जितना भी एक्सपीरियंस है, मतलब ये एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने से पहले वो बताता है कि जब मैं ये एक्सपीरियंस को बाकी सब लोगों के सामने बता रहा था, तो जितने भी लोग हैं जिनको भी मैंने ये कहानी बताई, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट हो न्यूयॉर्क सेंट्रल के या जो भी लोग हों, वो क्या कर रहे थे? वो मेरे सामने कस्में खा रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम बता रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और वो क्या बता रहा था? वो बता रहा था कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल में पहुंच गया था, और जो थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता था ग्रैंड सेंट्रल। ठीक है, देवर ओनली 2 लेवल्स। फिर वो बातें अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता है, और उसके फ्रेंड्स भी सेम चीज पे एग्री करते हैं कि देर आर ओनली 2 लेवल्स इन द ग्रैंड सेंट्रल, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर ही हैड अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। चार्ली का एक साइकेट्रिस्ट दोस्त था जो ये बताता है कि तुम ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हो, ये अनुभव जो तुम्हारे साथ हुआ उसके पीछे का कारण क्या है। और जब वो पूछता है कि क्या कारण है इसके पीछे, तो कहता है क्योंकि तुम अपनी अपनी जिंदगी से नाखुश हो, अपनी जिंदगी से परेशान। और ये सुनते ही चार्ली की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद इसका रीजन कहीं मैं तो नहीं हूँ। उसको कंफर्ट करते हुए चार्ली का दोस्त कहता है कि नहीं, इसका कारण तुम नहीं हो, बल्कि जो मॉडर्न वर्ल्ड के जो समस्याएं हैं, जैसे कि इनसिक्योरिटीज हो गई, फियर हो गया, वॉर, वरीज, चारों तरफ जो टेंशन का एक माहौल बना हुआ है, हर व्यक्ति इस माहौल में बहुत ज्यादा परेशान रहता है। ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं जो इस माहौल से, इस टेंशन से, इस इनसिक्योरिटी की भावना से डील करना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डील नहीं कर पाते और वो एक एस्केप, बाहर निकलने का, भागने का रास्ता ढूंढते हैं। और वही किया है किसने? चार्ली ने, या फिर हम कह सकते हैं चार्ली के ब्रेन ने। चार्ली का ब्रेन इन सब चीजों से डील नहीं कर पा रहा और वो यहां से भागना चाहता है, और उसी एस्केप को ढूंढते हुए वो पहुंच गया था ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल में, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि रियलिटी में चार्ली थर्ड लेवल में कभी गया ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम ऑफ हिज माइंड। उसके दिमाग ने कोई सपना देखा था, या फिर एक फेक रियलिटी, फेक हम कह सकते हैं एक दुनिया, ठीक है, एक फेक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया था जिसमें वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। अब यहां से जो चार्ली है वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि ये थर्ड लेवल क्या है, और इस थर्ड लेवल में जाकर के वो क्या क्या चीजें देखता है। इज इट क्लियर बच्चों? फिर वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है थर्ड लेवल के बारे में। अच्छा, थर्ड लेवल में जाने से पहले चार्ली का फ्रेंड एक और बात कहता है कि ये सिम्टम्स एस्केप करने वाले, ठीक है, रियलिटी से भागने वाले, और जो दुनिया की डिफिकल्टीज हैं, रियल वर्ल्ड की डिफिकल्टीज हैं, उनको फेस ना करने की जो टेंडेंसी है वो चार्ली के अंदर पहले से थी। बट चार्ली को इस बात का रियलाइजेशन नहीं था। चार्ली पूछता है कि कैसे तुम बोल सकते हो कि ये टेंडेंसीज मेरे अंदर है। तो वो बताता है कि देखो, तुम्हारी
जो हैबिट्स हैं वो कुछ इसी और इशारा करती हैं। जैसे कि फिर वो एग्जांपल देता है उसकी, ये आप तो बच्चों स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट को। क्यों तुम पुराने टाइम के स्टैम्प्स को अभी भी कलेक्ट करते हो? क्योंकि ये स्टैम्प्स तुम्हें याद दिलाते हैं पुराने वक्त का। पुराना वक्त यानी कि वो वक्त जब मॉडर्न वर्ल्ड की तरह उस वक्त क्या नहीं थी, ये जो आज की डेट में बच्चों एंजाइटी, फेयर, वॉर, टेंशन, ये सारी चीजें उस वक्त नहीं हुआ करता था, स्ट्रेस उस वक्त नहीं हुआ करता था। इसलिए तुम उस वक्त उस समय की उस समय को क्या करते हो, एडमायर करते हो और वहीं जाना चाहते हो। ठीक है, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे बल्कि पुराने वक्त में जाना चाह रहे हो। तो ये टेंडेंसी भी शो करती है कि तुम्हारे अंदर पहले से ही ऐसा कुछ था कि तुम यहाँ से एस्केप करना चाह रहे थे। फिर चार्ली ये कहता है कि अगर ऐसा था तो फिर ये हैबिट तो जो है वो मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिली है। मेरे ग्रैंडफादर स्टैम्प्स को कलेक्ट किया करते थे और मैंने उनसे ही सीखा है। तो उनके ग्रैंडफादर के वक्त तो ये सारी चीजें नहीं थी, ना वॉर था, ना इनसिक्योरिटी थी, ना फेयर था, ना टेंशन था, ना एंजाइटी थी। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ये कह के चार्ली हमें उस रात की कहानी बताना शुरू करता है जिस रात वो ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल में पहुंच गया था। वो बताता है कि मैं बहुत जल्दबाजी में था और मैं सबवे का सहारा लेता हूं घर पहुंचने के लिए, लेकिन मैं सबवे में जैसे ही एंटर करता हूं मैं वहां खो जाता हूं। क्योंकि और ये ग्रैंड सेंट्रल में के सबवे में खो जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल था ही अपने आप में इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग कि जब भी मैं जाता था मैं वहां खो जाया करता था। और हमेशा फिर वो अलग अलग जगह बताता है कि मैं जाना कहीं और चाहता था और कहीं और पहुंच जाता था। कई बार वो सब अलग अलग बिल्डिंग्स के नाम देता है कि इन इन बिल्डिंग्स में मैं पहुंच जाया करता था। जैसे एक बार वो रूजवेल्ट होटल में पहुंच गया था और एक बार वो किसी टनल में बहुत लंबा आगे चला गया था और गलत रास्ते पे गलत पते पे गलत एड्रेस पे पहुंच जाता है। फिर वो बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल इतना कंफ्यूजिंग है, जैसे कि उसे कंपेयर करता है ग्रैंड सेंट्रल को एक ट्री से। और आप देख सकते हैं बच्चों इस पूरे चैप्टर में ही आपको ये जो ट्री वाली फॉर्मेशन है, आकृतियां हैं देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी आपको ट्री देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रीज क्या डिनोट कर रहे हैं, ये ट्रीज डिनोट कर रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल को। जिस तरह से इस ट्री की शाखाएं और रूट्स बढ़ती जाती हैं, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल भी हर साल बढ़ता जा रहा है। और चार्ली कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल अपने आप में एक अलग दुनिया है। एक दुनिया न्यूयॉर्क के ऊपर है, जमीन के ऊपर है, और एक ग्रैंड सेंट्रल है जो कि नीचे फैलता जा रहा है। और इसीलिए वहां का रास्ता याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वहां कोई भी इजिली खो सकता है। फिर वो कहता है कि हाँ, वो एक्सेप्ट करता है इस बात को कि हाँ, मैं ये आइडिया हमेशा मेरे अंदर था कि मैं ग्रैंड सेंट्रल को हमेशा एक एस्केप की तरह लेता था, एग्जिट की तरह समझता था। मैं ये माना करता था कि जिस तरह से लोग एग्जिट लेते हैं ग्रैंड सेंट्रल से, काश मैं भी यहाँ से एग्जिट लेके इस दुनिया से बाहर निकल जाता। बट ये बात उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताई, नहीं तो ये चीज पूरी तरह से कंफर्म हो जाती कि ये टेंडेंसीज चार्ली के अंदर पहले से ही थी एस्केप करने की। इसलिए वो इस बात को अपने फ्रेंड से छिपाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, चार्ली फिर बताना शुरू करता है कि कैसे वो थर्ड लेवल पे पहुंचा। वो एक कॉरिडोर में जाता है और जो कॉरिडोर लेफ्ट की साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होना शुरू करता है और स्लैंटिंग डाउनवर्ड और नीचे की तरफ वो रास्ता जा रहा था। वो वॉक करता है उस पे और धीरे धीरे उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत ही गहरी टनल के अंदर जा रहा है। उस टनल में काफी देर तक चलने के बाद उसे ना तो वहां पे कोई व्यक्ति दिखाई देता है, ना किसी की आवाज आती है। और कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अब किसी टनल से बाहर जब निकलते हैं तो बाहर की आवाजें अंदर आ रही होती हैं। उसे भी ऐसा महसूस होता है कि इसके बाद एक ओपन स्पेस है और वहां पे लोग बात कर रहे हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो देखता है एक व्यक्ति को खड़ा हुआ जो कि अपनी पॉकेट से एक पॉकेट वॉच निकालता है, उसमें टाइम देख के वापस उसे रख देता है। वो ये देख के हैरान होता है कि ये पॉकेट वॉच तो अब नहीं चलती है क्योंकि अब रिस्ट वॉच का टाइम है। तो ये पॉकेट वॉच वगैरह कैसे, फिर उसे वो इस बात को इग्नोर कर देता है कि चलो हो सकता है किसी के पास पॉकेट वॉच रही होगी। फिर वो ट्रेन के गेट्स को नोटिस करता है, वहां की टिकट विंडोज को नोटिस करता है कि ये क्या है, ये वुडन के बने हुए, जो कि आज की डेट में देखने को नहीं मिलते। और फिर वो इंफॉर्मेशन बूथ में बैठे हुए व्यक्ति को देखता है जिसने पुराने वक्त के कपड़े पहने थे। फिर वो बाकी लोगों के कपड़ों को भी नोटिस करता है कि इन्होंने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं। एंड देन ही गोज टू, और फिर इस बात को कंफर्म करने के लिए बच्चों क्या जाता है, अच्छा वो एक और चीज नोटिस करता है, वो लोगों का अपीयरेंस भी नोटिस करने लगता है कि जैसे पुराने वक्त में जो लेडीज थी वो बड़ा सा बन यानी कि जूड़ा बनाया करती थी, और जो मेल है
जो मर्द हैं वो बड़ी बड़ी मुस्टेच, मूछे वगैरह, दाढ़ी वगैरह रखा करते थे, तो आज वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये पुराने वक्त का फैशन है। तो फिर ये अब कैसे मैं देख पा रहा हूँ, इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो जाता है न्यूज़पेपर की शॉप में, और वहां जाकर के उसे वो न्यूज़पेपर दिखाया देता है, दिखता है द वर्ड न्यूज़पेपर, जो कि अब आना बंद हो चुका है। और फिर जब वो उसको कंफर्म करता है उसकी डेट, तो उसमें वो डेट पाता है जून 11 1894, और फिर जाके उसे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि मैं समय में पीछे आ चुका हूँ, मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे आ चुका हूँ, पास्ट में आ चुका हूँ, ठीक है, अतीत में मैं आ चुका हूँ। और फिर उसके दिमाग में ये आता है बच्चों कि 1894 में जो गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, यूएसए में ही एक जगह है इलिनॉइस, गेल्सबर्ग, वो बहुत ही प्यारी जगह थी। यहाँ तक कि वो कहता है कि आज भी वो बहुत अच्छी जगह है, तो 1894 में वो कितनी अच्छी जगह रही होगी। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि उसे क्या करना चाहिए, 2 टिकट्स लेने चाहिए गेल्सबर्ग के, और अपनी वाइफ लुइजा का टिकट लेकर के वहां चले जाना चाहिए। वो जाता है टिकट विंडो पे, और टिकट लेने के लिए पैसे आगे दिखाता है, तभी जो टिकट दे रहा था जो, वो कहता है कि ये फेक करेंसी है। फेक करेंसी क्यों? क्योंकि उस वक्त पुरानी करेंसी चलती थी, तो नई करेंसी को वो समझता है कि फेक करेंसी है। अब उसको रियलाइज होता है, जैसे ही चार्ली उसके टिकट काउंटर या फिर जो जहाँ पे उसने कैश रखा है उसको देखता है, तो उसे रियलाइज होता है कि हाँ, अभी तो पुरानी करेंसी चलती है, क्योंकि 1894 का वक्त है, तो करेंसीज कुछ और है। तो उसे ये भी डर लगता है कि हाँ, मैं एक काम करता हूँ, वापस जाता हूँ और पुरानी करेंसीज लेके आता हूँ, क्योंकि वो इस बात को कहता है कि जेल जेल में जाना मुझे पसंद नहीं है, ना तो आज की डेट में, या फिर 1894 के जेल भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। इसलिए अगर ये मुझे फेक करेंसी इधर से उधर करने के मामले में क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और फिर दूसरे ही दिन वो बैंक जाकर के बच्चों पूरी तैयारी के साथ, जितनी भी उसकी सेविंग्स थी, $300 की उसके पास सेविंग्स थी बैंक में, उन सभी $300 को वो कन्वर्ट कर देता है ओल्ड करेंसी में। और जब वो कन्वर्ट करता है, तो क्योंकि जब हम ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो बहुत उसका प्रीमियम देना पड़ता है, तो उसमें काफी नुकसान होता है। तो जो मनी उसे मिलता है उसकी वैल्यू $200 से भी कम थी, यानी कि $300 दे के उसे 200 से भी कम डॉलर्स मिलते हैं। बट ही वॉज स्टिल ओके विद इट। वो इस बात से खुश था, क्योंकि उसे बस उसका टारगेट ये था कि वो कैसे भी करके एक बार गेल्सबर्ग पहुंच जाए, और वहां पे फिर वो एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा अपनी वाइफ के साथ 1894 के वक्त में। इसलिए वो उसके लिए थोड़ा लॉस भी झेलने को तैयार था। और वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये लॉस कंपनसेट हो जाएगा। क्यों? इसका कंपनसेशन कैसे होगा? वो ये सोचता है कि जब मैं पुराने वक्त में जाऊंगा, तो चीजें भी तो क्या होंगी, उनकी कॉस्ट कम होगी, तो जो मेरे पास पैसे हैं, उन पैसों से मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। जैसे वो कैलकुलेट करता है कि जो चीजें मुझे अभी यहाँ पे इतने डॉलर्स में मिल रही हैं, वो वहां पे पुराने वक्त में कम डॉलर्स में मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें सोचते हुए वो पैसों को, करेंसी को कन्वर्ट कर देता है। बट उसके बाद जब वो वापस थर्ड लेवल ढूंढने जाता है, उसे कभी भी थर्ड लेवल नहीं मिलता। वो एक बार ट्राई करता है, 2 बार ट्राई करता है, कई बार बार ट्राई करता है बच्चों, लेकिन उसे कभी थर्ड लेवल नहीं मिलता। और फिर वो अपनी वाइफ को भी ये बातें बताता है, अपने फ्रेंड्स को भी बताता है, और लोग उस पर विश्वास नहीं करते। उसकी वाइफ भी परेशान होकर के ये कह देती है कि तुम अब थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दो। इज इट क्लियर? पर कुछ ही वक्त बाद कुछ ऐसा होता है कि जो उसकी वाइफ थी लुइजा, जो पहले मना करती है कि थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दो, थर्ड लेवल जैसी कोई चीज नहीं है, उस पर बिलीव नहीं करती है चार्ली की बातों पर। आज ऐसा हो चुका है कुछ कि लुइजा और चार्ली दोनों मिल करके थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ होता है? ऐसा ये हुआ था बच्चों कि जो सैम था, चार्ली का दोस्त, वो गायब हो चुका था। और चार्ली को इस बात का पूरा यकीन था कि सैम और कहीं नहीं बल्कि कहाँ गया है, गेल्सबर्ग ही चला गया है, वो भी 1894 वाले गेल्सबर्ग में। बिकॉज एक दिन जब वो अपने स्टेम्प कलेक्शन के बॉक्स को देख रहा था, जहां वो जिस बॉक्स में वो अपने स्टेम्प्स को कलेक्ट करके रखता था, वो उसे देखता है, तो वहां उसे दिखाई देता है बच्चों क्या, एक फर्स्ट डे कवर। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. यहाँ पे हमें बताया गया था कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, कि जिस दिन पहली बार कोई नया स्टैंप क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। व्हेन अ न्यू स्टैंप इज इशू, नया स्टैंप इशू किया जाता है, तो जो स्टैंप कलेक्टर्स हैं वो खुद ही उस स्टैंप को खरीद लेते हैं अपने एनवेलप्स में उसको पेस्ट करने के लिए। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उस पोस्ट मार्क से डेट का पता चल जाता है कि किस डेट की बात हो रही है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उस एनवेलप को क्या कहा जाता है बच्चों, फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी
आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप पता करेंगे कि फर्स्ट डे कवर क्या है। तो फर्स्ट डे कवर वही है जिस दिन पहले दिन किसी स्टैम्प को इशू किया जाता है और स्टैम्प कलेक्टर्स उसे खरीद करके खुद ही अपने एनवेलप्स में लगाते हैं, पेस्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, और उनसे हमें डेट के बारे में पता चल जाता है उस स्टैम्प के, और उनको कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और उन एनवेलप्स में सिर्फ और सिर्फ क्या रखा जाता है, ब्लैंक पेपर रखा जाता है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जो मेरा सबसे पुराना ओल्ड फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। मुझे एक ऐसा एनवेलप वहां मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर। वो वहां पे इसलिए था क्योंकि वो किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। क्योंकि जो ऑथर है, नरेटर है चार्ली, उसका घर कहाँ पे है, गेल्सबर्ग में ही उसके ग्रैंडफादर का घर था। और वो बताता भी है कि मेरी स्कूलिंग भी कहाँ से हुई है, गेल्सबर्ग से ही हो रखी है। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और एनवेलप पे वही एड्रेस लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और वो वहां कब से है, 18 जुलाई 1894 से वहीं पर है। द पोस्टमार्क शोड दैट, पोस्टमार्क पे क्या लिखा था, येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। द स्टैम्प वाज अ 6 सेंट, 6 सेंट का वो स्टैम्प था, डल ब्राउन कलर का, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वाज वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। जैसे ही एनवेलप मेरे ग्रैंडडैड यानी कि ग्रैंडफादर के पास आया होगा मेल में, वो डायरेक्ट उनके कलेक्शन में चला गया होगा एंड स्टेड देयर, और हमेशा से वही रहा होगा। Till I took it out and opened it, जब तक कि मैंने उसे खोला नहीं और देखा नहीं। और आज चार्ली उस स्टैम्प को देख लेता है। अब हम देखेंगे कि उस एनवलप पे आखिर क्या लिखा था। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक। आमतौर पर क्या होता है बच्चों, हमें चार्ली ने बताया कि जो फर्स्ट डे कवर होता है उसके अंदर जो पेपर डाला जाता है वो हमेशा ब्लैंक पेपर होता है, लेकिन ये पेपर ब्लैंक नहीं था। इट रेड, यानी कि उस पर लिखा था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। यानी कि ये एड्रेस दे रखा था गेल्सबर्ग का, इलिनॉइस, और ये डेट भी थी बच्चों वहां की, जुलाई 18, 1894। और इस लेटर पे लिखा था चार्ली। अब सोचिए बच्चों, इस लेटर पे चार्ली कैसे लिखा हो सकता है, क्योंकि 1894 में तो चार्ली का बर्थ भी नहीं हुआ था। तो कोई व्यक्ति चार्ली को कैसे लेटर लिख सकता है 1894 में, जब उसका अभी तक बर्थ भी नहीं हुआ। तो ये वो चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि चार्ली आखिरकार झूठ नहीं बोल रहा था। चार्ली एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा था अपने उससे, रियलिटी से। वो सच में थर्ड लेवल में गया था, और क्योंकि कोई और व्यक्ति भी थर्ड लेवल में गया होगा, और वहीं से उसने लेटर लिखा है चार्ली को। अब पढ़ते हैं इस लेटर में क्या था। ये लेटर साफ साफ चार्ली के लिए था, क्योंकि इसमें चार्ली का नाम मेंशन है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं ऐसी आशा करता हूं कि तुम ठीक होगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। और फिर मैं इस बात पे हामी भरता हूं कि तुम अपनी जगह पर ठीक थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू। और चार्ली, हाँ ये बिल्कुल सही है जो तुम कहते थे। आई फाउंड द थर्ड लेवल। मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। तुम कहते थे थर्ड लेवल के बारे में, पर हम उस वक्त तुम पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हाँ मैं थर्ड लेवल ढूंढ चुका हूं, और मैं 1894 के वक्त में पहुंच चुका हूं, और मैं वहीं से तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूं। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स। मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते, 2 सप्ताह हो चुके हैं। ये कौन लिख रहा है, ये सैम लिख रहा है। एंड राइट नाउ, और अभी इसी वक्त, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो। और वो वहां की गेल्सबर्ग के स्ट्रीट के गलियों के बारे में बताते हुए कि अभी मैं गलियों में बैठा हूं। डेलीज, डेलीज हो सकता है कोई कैफे, कोई कॉफी शॉप वगैरह होगा। समवन इज प्लेइंग अ पियानो, यहाँ पे कोई पियानो प्ले कर रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च। और सब लोग अपने इस कैफे या फिर शॉप के फ्रंट पोर्च में आके बैठे हैं, और क्या कर रहे हैं, सिंगिंग। दे आर ऑल सिंगिंग सीइंग नेली होम। और ये सॉन्ग वो लोग गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड आई एम
इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है किसके लिए? लेमनेड के लिए। कम ऑन बैक चार्ली, तुम भी चार्ली वापस आ जाओ इस वक्त में, एंड लुइजा, और साथ ही साथ लुइजा को भी अपने साथ लाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड, ढूंढते रहो थर्ड लेवल को जब तक कि तुम्हें वो मिल ना जाए। द थर्ड लेवल, इसे ढूंढो, थर्ड लेवल को। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, वो कहता है कि जितनी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी थर्ड लेवल को ढूंढने की, तो वो मेहनत लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम एक बार आ जाओगे तो तुम्हें खुद को महसूस होगा कि यहाँ पे आना, यहाँ के लिए इतनी मेहनत करना वर्थ इट था, मेरा विश्वास करो। और इस नोट पे क्या लिखा था? द नोट इज साइंड सैम, और इस नोट पे लिखा था बच्चों सैम, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये नोट जो है चार्ली को सैम के द्वारा दिया गया है। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800. फिर उसके बाद मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर्स पे जाता हूं, और मुझे इस बात का पता चलता है कि सैम ने $800 की बराबर की ओल्ड स्टाइल करेंसी एक्सचेंज करी थी। जिस तरह से जब चार्ली को थर्ड लेवल का रास्ता मिला था, तो वो भी दूसरे ही दिन जाकर के क्या करता है, $300 की सेविंग को चेंज कर लेता है पुरानी करेंसी में, ओल्ड करेंसी में। ठीक उसी तरीके से जब चार्ली को सैम के बारे में पता चलता है, तो वो क्या करता है, ओल्ड करेंसी शॉप्स में जाता है और वहां जाकर के देखता है कि सैम ने भी, इस बात को कंफर्मेशन लेता है कि सैम ने भी अपने $800 को ओल्ड स्टाइल करेंसी में चेंज किया था। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हिल, और इससे शायद उसे बहुत एक आरामदायक जिंदगी वहां पे मिल रही होगी गेल्सबर्ग में, क्योंकि $800 बहुत ज्यादा है उस वक्त के हिसाब से। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, वो अपने आप को अच्छा खा पी सकता है और अपना बिजनेस क्या कर सकता है, एक अच्छा बिजनेस भी वहां पे खड़ा कर सकता है। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमेशा इस बारे में बात करता था कि जो वो हमेशा से चाहता है, काश वो चीजें कर पाए। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो जो उसका पुराना बिजनेस है वो उसमें वापस नहीं जा पा रहा। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और इलिनॉइस गेल्सबर्ग के 1894 के वक्त में तो वो अपने ओल्ड बिजनेस को नहीं कर सकता है। उसका ओल्ड बिजनेस क्या है? साइकेट्रिस्ट का। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट की जरूरत कब पड़ती है बच्चों? एक मनोरोग से ठीक करने वाले डॉक्टर की आवश्यकता तब होती है जब लोगों को मन से रिलेटेड रोग होते हैं, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड रोग होते हैं। और दिमाग से रिलेटेड रोग कब क्रिएट होते हैं, कब जनरेट होते हैं, कब पैदा होते हैं? जब समाज में चारों तरफ हमारे क्या हो, इस तरह की टेंशन हो, फियर हो, इनसिक्योरिटीज हो, डर का माहौल हो, ये सारी चीजें जब हो तभी दिमागी समस्याएं खड़ी होती हैं। लेकिन जब आपका पूरा जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो बहुत पीसफुल है, ना कोई आपस में लड़ रहा है, ना विश्व युद्ध हो रहा है, ना लोग लड़ रहे हैं, ना लोग एक दूसरे से जेलस फील कर रहे हैं, सब लोग एक कंफर्टेबल और एक पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे सिनेरियो में एक साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए चार्ली ये कहता है कि अगर वो 1894 के वक्त में चला गया है, तो वो अपने पुराने बिजनेस को तो कंटिन्यू नहीं कर रहा होगा, वो कुछ ना कुछ नया करना चाह रहा होगा, और जो हमेशा से वो करना चाहता भी था। ठीक है, वो तो एक मजबूरी थी कि जिस वजह से टू अर्न सम मनी, जो सैम है वो साइकेट्रिस्ट वाला काम कर रहा है, बट अगर वो 1894 में चला गया तो वहां पे वो अपना ओल्ड बिजनेस तो कंटिन्यू नहीं कर रहा होगा, बिकॉज वहां उसकी जरूरत भी नहीं है। हिज ओल्ड बिजनेस, व्हाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। और फिर वो ये कहता है लास्ट में, इस क्वेश्चन में छोड़ देता है कि वाई सैम वॉज माई साइकेट्री, ऐसा क्यों? क्योंकि सैम जो था वो मेरा साइकेट्रिस्ट था। यानी कि वैसे तो मैंने बच्चों आप लोगों को पहले ही बता दिया ये बात कि सैम ही है वो व्यक्ति जो चार्ली का साइकेट्रिस्ट था, लेकिन इस चैप्टर में ये बात आखिर तक छिपाई गई थी। ठीक है, इससे पहले क्या हमें बताया गया कि सैम कौन है? क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी बच्चों की शुरुआत में भी हमें जो मेन कैरेक्टर है इसका एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, उसका नाम भी शुरू में नहीं बताया गया, उसका नाम बहुत बाद में हमें बताया गया कि वो चार्ली था। ठीक है, जब वो अपना एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि कैसे वो थर्ड लेवल में उस दिन पहुंच गया था, तब जाके हम जान पाते हैं कि ये पर्सन चार्ली है और उसकी वाइफ का नाम लुइजा है। फिर हमें वो कुछ बताता है कि ये किस्से को उसने अपने फ्रेंड्स के सामने जाहिर किया था। ठीक है, तो वो फ्रेंड्स कह के डिनोट करता है, यहाँ पे भी अपने फ्रेंड्स के नाम नहीं बताता। और जब वो
साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के बारे में भी कहता है, तो ये कहता है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का नाम नहीं बताता है। और फिर ये सारी चीजें होती हैं कि वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि पहले तो ये बताता है कि मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी वाइफ ने मुझे ये कहा कि ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तुम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हो, ये भ्रम है तुम्हारे दिमाग का। ठीक है। और जब वो इस बात को एक्सप्लेन करता है थर्ड लेवल के बारे में, हमें बताता है कि हाँ थर्ड लेवल में ये सारी चीजें हुई थी, और फिर बाद में थर्ड लेवल को दूसरे दिन जब ढूंढने गया तो उसके बाद उसे थर्ड लेवल नहीं मिला। देन सडनली वो एक इंसान का नाम लेता है कि सैम। सैम का लेटर आया, सैम अब खो चुका है, सैम अब हमें नहीं मिल रहा, सैम को हमने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सैम कहाँ पहुंच गया है, थर्ड लेवल में पहुंच गया। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टोरी में डायरेक्टली वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है। ऑथर जो है सस्पेंस क्रिएट करना चाहते थे, आपको शुरू में ही नहीं बताना चाहते थे कि सैम कौन है। और बट मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए इसलिए ही पहले बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। बिकॉज अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि सैम और फिर मैं ना बताता कि सैम ही वो साइकेट्रिस्ट है, तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते थे इस चैप्टर को समझने में। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि सैम ही वो पर्सन है जो चार्ली का साइकेट्रिस्ट है। देखो उसने लास्ट तक उसकी आइडेंटिटी छिपाए रखी, और बस हमें सैम सैम करके ही डिनोट किया गया कि सैम खो गया है। सैम का मुझे नोट मिला है जो कि ये कहता है कि तुम भी वापस आ जाओ गेल्सबर्ग 1894 में, और यहाँ पे थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, और तुम्हारा यहाँ पे आना एकदम वर्थ इट होगा, तुम बिल्कुल भी पछताओगे नहीं। और लास्ट लाइन में वो बताता है कि सैम वॉज, अच्छा पहले फिर वो हमें उसके बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देता है कि वहां पे जाके तो $800 में सैम एक अच्छा बिजनेस शुरू कर चुका होगा, और अब उसे अपना जो पुराना बिजनेस है वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इवन वो अभी भी इस बात को डिनोट नहीं कर रहा कि वो पुराना बिजनेस क्या है, वो बस ये कहता है कि वहां पे अब उसे पुराना बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने खुद आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कंक्लूड करवाया कि उसका पुराना बिजनेस साइकेट्रिस्ट का था, और अब वहां पे उसके 1894 में उसको साइकेट्रिस्ट वाला जो उसका पुराना बिजनेस था या फिर प्रोफेशन था, उसको कंटिन्यू करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे उसकी नीड ही नहीं है। ठीक है। देयर आर नो पेशेंट्स रिलेटेड टू these things who are suffering from stress, anxiety, ऐसे कोई वहां पे पेशेंट्स ही नहीं होंगे 1894 में। पीपल आर एंजॉइंग सो मच, तो वहां पे उसके इस प्रोफेशन की तो आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में हमें चार्ली ये कह देता है कि सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, और इसी के साथ इस चैप्टर को फिनिश करता है। क्लियर बच्चों? कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, उनको ही डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वैसे तो हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अलग क्लास में, बट अभी ओरली देखते हैं क्वेश्चंस। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आपको भी ये बात लगती है कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप, मीडियम क्या है यहाँ, एक माध्यम था, एक माध्यम था अपनी दुनिया से एस्केप करने का, एस्केप यानी कि भाग निकलने का एक माध्यम था, या फिर जो थर्ड लेवल है वो वाकई में कोई जगह थी, रियलिटी में एग्जिस्ट करता था? और अगर आपको जो भी लगता है, अगर इसमें दो तरह के आंसर्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स के, कोई कह सकता है कि हाँ हमें लगता है कि नहीं वो एक सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एस्केप ही था, ऐसी कोई थर्ड लेवल जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब सारी चीजें क्या है, इमेजिनरी है। ये थर्ड लेवल और टाइम में पीछे जाना, ट्रेवल करना, और कैसे कोई अपनी पास्ट में जा सकता है, ये फ्यूचर में जा सकता है, दीज आर ऑल फुलिश थिंग्स। और ये सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग का भ्रम है चार्ली के, क्योंकि वो अपने जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है, वो वहां से बचना चाहता है, और ऐसे बचते बचते उसका दिमाग एक एस्केप को ढूंढ लेता है, और वो ही एस्केप है थर्ड लेवल। तो कुछ लोग अपने आंसर को इस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं, अपना पक्ष ऐसे रख सकते हैं। कुछ ये कह सकते हैं कि हाँ नहीं हो सकता है कि थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि अगर थर्ड लेवल सच में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चार्ली के एक दिमाग की उपज होती, तो जो उसे, मान लीजिए कि चार्ली झूठ बोल रहा है, लेकिन चार्ली को जो नोट मिलता है, ठीक है, और वो भी वो नोट किस में मिला था, उसे फर्स्ट कवर में मिला था। फर्स्ट कवर में हमने जाना था कि फर्स्ट कवर के अंदर जो एनवेलप के अंदर जो पेज होता है वो हमेशा ब्लैंक होता है, तो वो पेज ब्लैंक क्यों नहीं था, उस पे सैम के द्वारा लिखा हुआ नोट कैसे पहुंच गया, और सैम ने 1894 की डेट कैसे डाली, और 1894 में तो
चार्ली का बर्थ भी नहीं हुआ था, तो चार्ली को कोई व्यक्ति 1894 से कैसे लेटर लिख सकता है? ठीक है, तो आप इस तरह से भी अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? ठीक है, वही बात आ जाती है कि सैम का लेटर देखे, क्योंकि इससे पहले तो हम सबको लग ही रहा था कि हाँ सच में जो चार्ली है वो बनगढ़ंत बातें कर रहा है, इमेजिनरी बातें कर रहा है, फिक्शन भरी बातें कर रहा है, फिक्शियस बातें कर रहा है। ठीक है, ये सब उसके दिमाग की कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, जिनको वो लोगों को बता रहा है थर्ड लेवल के रूप में कहानी बता करके। बट जैसे ही हम सब सैम के लेटर को देखते हैं, और हमने देखा भी सैम के द्वारा लिखा गया लेटर, इस लेटर को जैसे ही हम देखते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस देखते हैं गेल्सबर्ग का, और डेट जब हम देखते हैं 18 जुलाई 1894, और यहाँ पे चार्ली लिखा हुआ है और लास्ट में उसमें साइन किया गया है सैम के द्वारा, तो फिर थोड़ा सा हम लोग भी उलझन में आ जाते हैं। और यही आपसे पूछा गया कि आपको क्या पता लगता है सैम के लेटर से। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल बच्चों आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप इसका क्या आंसर देंगे, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। ये हमें लाइंस पहले बता दी गई हैं, टेक्स्ट की लाइंस है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आजकल की आधुनिक दुनिया है, ये पूरी तरह से भरी हुई है इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा से, फियर डर से, वॉर लड़ाइयों से, वरी परेशानियों से और स्ट्रेस से। और व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, और क्या वो तरीके हैं जिनसे हम इन सभी नेगेटिव इमोशन से ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि बच सकते हैं या फिर इनको ओवर पावर कर सकते हैं, इनको डिफीट कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे, सब लोगों के आंसर्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि चार्ली की तरह एस्केप कर सकते हैं, कोई कुछ हेल्दी तरीके बताएगा कि हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग आंसर्स होंगे, इनको हम एक सेपरेट अलग क्लास होगी बच्चों जिसकी क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें डिस्कस करेंगे। आज हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।